नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जॉब प्रोफाइल ट्रैक मेंटेनर 4 की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, ट्रेनिंग जानेंगे, पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है, वर्कलोड और जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी स्लिप के साथ सैलरी और अलाउंसेस दिखाऊंगा, लीव एंड ट्रांसफर फैसिलिटी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस जॉब के, और फीमेल के लिए ट्रैक मेंटेनर 4 की जॉब कैसे रहने वाली है, इन सभी पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की कुछ ये बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आपको 2022 के सोल्ड पेपर मिल जाते हैं 1 से 40 सेट, 2024 एडिशन की न्यू बुक है। इसके अलावा वन लाइनर एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर सामान्य ज्ञान की बुक है। यदि सामान्य ज्ञान के आप चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर चाहते हो तो 3790 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपको अलग अलग बुक मिल जाएगी, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। रीजनिंग में आपको 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाते हैं क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये दोनों सोल्ड पेपर है 2023 एडिशन के, जिसमें रेलवे के 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी को कवर किया गया है। तो इन सभी बुक्स को आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th प्लस आईटीआई रहने वाली है। और यहाँ एज की बात करूं तो पिछले नोटिफिकेशन में आपने देखा था 18 से 33 है, मगर इस बार आपको 18 से 36 दिया गया है, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही, ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग तो मिलना ही मिलना है। पर नॉर्मली जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 36 एज रखी गई है। वो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी बता दूं कि यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मगर मैं चाहूंगा कि इस एक ही वीडियो में आपको पूरे सारे डाउट क्लियर कर दूं कि जो भी आपके मन में ख्याल आ रहे हैं ट्रैक मेंटेनर 4 को लेकर कि कैसी जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या प्रमोशन रहता है, सारे इस एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो अब सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर 4 पर एंटर होने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक होता है सीजी ग्राउंड, जो कोई वर्किंग में एम्प्लॉई है, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ या फिर उसके बच्चों को कंपनसेशन ग्राउंड पे नौकरी दी जाती है। तो एक तो ये तरीका रहता है। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट आरआरसी या आरआरबी एग्जाम करवाती है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट आरआरबी या आरआरसी एग्जाम करवाती है, कैसे रहता है, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो आपका सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी एग्जाम 90 मिनट का होगा, जिसमें आपसे 25 नंबर की साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और 20 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी आप गलत करते हो तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटेगा। यदि आप सीबीटी क्लियर कर लेते हो तो आपको पीटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पीटी टेस्ट में क्या होता है कि 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, और यहाँ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे मेल की बात करूं तो 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। वहीं फीमेल की बात करूं तो फीमेल को 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए दोनों के लिए एक एक चांस ही दिया जाएगा सभी दौड़ के लिए। और जो 1000 मीटर की दौड़ है वो 5 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। पीटी टेस्ट में इतना ही होता है, इसके अलावा कोई अलग टेस्ट नहीं होता, लॉन्ग जंप वगैरह नहीं होते इस रेलवे में। तो यदि आप पीटी क्लियर कर लेते हो और कट ऑफ आपकी क्लियर है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट है उनको चेक किया जाता है बारीकी से, उनके 3-3 सेट से रखे जाते हैं। और जो भी आपके पर्सनल आइडेंटिटी है, जैसे आधार कार्ड है या डोमेसियल सर्टिफिकेट है, उनको भी चेक किया जाता है और उनकी भी कॉपी रखी जाती है। और उसी दिन आपसे 24 रुपये जमा करवाकर एक मेडिकल स्लिप दी जाती है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो वो नियरेस्ट रहता है, जहां आपका डीवी होगा उसके नियरेस्ट जो भी रेलवे हॉस्पिटल रहेगा उसमें नेक्स्ट डे आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। और मेडिकल रहेगा आपका B1,
B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल में माना जाता है रेलवे में। A1 और A2 के बाद B1 होता है। तो यहाँ डिस्टेंस मेजर की बात करूँ तो 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए आपके, और जो भी ग्लासेज लगे हैं वो 4D से अधिक नहीं होने चाहिए। नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज होने चाहिए। और इसमें आपको कलर विजन टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन पास करना होगा, नाइट विजन टेस्ट पास करना होगा, मेसोपिक विजन टेस्ट पास करना होगा। यानी जिसके कलर ब्लाइंडनेस है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी एक तरह से बढ़िया स्टैंडर्ड है जिसका आएगा, जो कलर वगैरह अच्छे से जानता हो वो इस टेस्ट को आराम से पास कर लेता है और B1 में उसे फिट दे दिया जाता है। जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद बनती है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट आपके जो CBT एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर बनेंगी, और सीनियरिटी में आगे वही काम आएगी। जितने नंबर आपके ज़्यादा होंगे सीनियरिटी आपकी उतनी ही अधिक होगी। तो जो भी फाइनल मेरिट होगी CBT में जो आपने एग्जाम दिया है उसी को आधार मानकर फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद रहती है ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग डिपेंड करता है डिवीजन पर, यानी जहां आपकी पोस्टिंग होती है। पहले एक जोन करवाता है, जैसे नॉर्दर्न रेलवे ने आपका एग्जाम करवाया, नॉर्दर्न रेलवे के बाद नॉर्दर्न रेलवे में 5 डिवीजन है, पांचों डिवीजन में आपकी अलग अलग कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो जहां जिस डिवीजन में पोस्टिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की करवानी है। कुछ कुछ डिवीजन में ट्रेनिंग नहीं होती, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, आपके सीनियर के साथ ही आपको कार्य सिखाया जाता है। और कुछ कुछ जगह ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, 20 से 30 दिनों के रहती है, कहीं 20 दिन की, कहीं 30 दिन की, कहीं 25 दिन की, इस तरह की ट्रेनिंग रहती है। यदि ट्रेनिंग होती है तो ZRTI यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है, या फिर डिवीजन अपने लेवल पे भी करवा सकता है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में बताया जाता है, और इसमें रेलवे रूल और जो भी आपका वर्क रिलेटेड जो आपको कार्य करना है उसके बारे में आप बताया जाता है। इसका कोई बाद में एग्जाम वगैरह नहीं होता, सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर है ये, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कार्य वगैरह सीखना है, और वापस पोस्टिंग आपको दी जाती है। जो भी डिवीजन आपको अलॉट करता है स्टेशन वगैरह, वहां आपकी पोस्टिंग होती है। और यदि ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है आपको, बेसिक प्लस DA मिलता है। बेसिक स्टार्टिंग आपका 18,000 रहने वाला है, ये मैं आपको सैलरी में बताऊंगा, सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा। और जो फिलहाल DA है वो 53% है। तो 18,000 का 53% इसमें और ऐड कर देते हैं तो 27,540 रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलने वाली है, जिसे स्टाइफंड बोलते हैं। अभी हमने ट्रेनिंग जान ली, उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या रहने वाली है और पोस्टिंग कहाँ होगी। तो पोस्टिंग आपकी XYZ कहीं भी हो सकती है। तो जहाँ स्टेशन है, जहाँ गेट है रेलवे के, वहाँ सभी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो प्रोफाइल में आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कार्य रहते हैं। ड्यूटी टाइम की बात करूं तो कहीं 8 घंटे की हो सकती है और 12 घंटे भी। यदि गेट पे ड्यूटी लगती है छोटे हाल्ट स्टेशन पे तो आपकी 12 घंटे की भी ड्यूटी रह सकती है, 2 शिफ्ट में रहती है ये। यदि 8 घंटे की है तो 8 घंटे की है तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। और जो गैंग के साथ कार्य करते हैं उनकी जनरली डे डे में वर्क रहता है, जो हम जॉब प्रोफाइल में जानेंगे। शिफ्ट वर्क आपको बता दिया कि 2 या 3 शिफ्ट हो रहेगी, और वीकली एक रेस्ट दिया जाएगा। वीकली ऐसा नहीं कि सभी को संडे को दिया जाता है, किसी को संडे को, किसी को मंडे को, ट्यूसडे को। एक फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इस डेट का रेस्ट रहने वाला है। यदि रेस्ट में आप कार्य करते हो तो नेक्स्ट डे आपको रेस्ट मिल जाता है। तो अभी हम जॉब प्रोफाइल जाने हैं। जॉब प्रोफाइल 3 तरह की होती है। एक तो इनका गैंग के साथ कार्य होता है, एक पेट्रोलिंग का, और तीसरा गेट कीपर का। एक एक कर कर तीनों को जानते हैं। सबसे पहले गैंग के साथ क्या कार्य रहता है। आप यहाँ फोटो वगैरह में देख रहे हो कि गैंग, ये सभी ट्रैक मेंटेनर की गैंग कार्य कर रही है। तो सबसे पहले जो ट्रैक, ये पटरी होती है इसको रेल बोलते हैं। इसका मेंटेनेंस वर्क होता है, मेन वर्क तो इनका यही होता है। जैसे इसमें पत्थर या जो भी बीच में ये कंकर वगैरह सेट करने होते हैं, या कम है वहाँ डालने होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह डालना होता है, साइड में तो नहीं गिर गया, ये सब चेक करना होता है। और छोटा मोटा वेल्डिंग का कार्य है वो भी करना होता है। ये देखो ये वेल्डिंग की मशीन है, यहाँ जनरेटर वगैरह भी साथ में लेके जाना होता है इनको। जैसे ये सामान ले जाने के लिए ये देखो क्या तरीका है इनका। जैसे ये एक रेल यानी पटरी को लेके जा रहे हैं चेंज करने के लिए, तो इस तरह से उठाकर लेके जाते हैं। वहाँ सारा इंस्ट्रूमेंट इनको साथ में लेकर चलना होता है, और वहाँ जहाँ भी जरूरत होती है जिस तरह की कार्य की वहाँ करते हैं वेल्डिंग। और जब भी वेल्डिंग वगैरह ऐसा लॉन्ग कार्य होता है वो तो ब्लॉक लेना होता है स्टेशन मास्टर को, बोलकर कि इस पटरी पर इतनी देर के लिए ट्रेन नहीं आनी चाहिए, हम यह कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी खराब पटरी है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हटाकर उसको नई पटरी लगाना, जिस तरह इस फोटो में आप देख रहे हो। फिर यदि कोई पेड़ या पशु ट्रेन के आगे आ जाता है और वो पटरियों के बीच में फंस जाता है तो उसको हटाना भी इन्हीं का कार्य रहता है, ट्रैक मेंटेनर का। फिर बताऊं तो यह एक तरह से मजदूरी वाला कार्य रहता है। और ज्यादातर कार्य यदि गैंग के साथ हो तो ज्यादातर कार्य आपको
डे में ही करने पड़ते हैं। गैंग में बस काम करने का यही फायदा है कि आपको नियरेस्ट टू होम मिल जाता है, और दूसरा कि आपको छुट्टी वगैरह आसानी से मिल जाती है, क्योंकि गैंग में 20 से 25 लोग होते हैं। यदि आपको कहीं जरूरी कार्य के लिए जाना है तो 1 दिन 2 दिन के आराम से छुट्टी मिल जाती है। तो दूसरा रहता है पेट्रोलिंग वर्क, तो यह थोड़ा चैलेंजिंग वर्क रहता है। इसमें क्या होता है, किसी भी मौसम में हो, आपको सर्दी बरसात कितनी भी गर्मी हो, आपको पेट्रोलिंग पे 8 से 10 किलोमीटर जाना होता है अपने जो भी वर्किंग स्टेशन होता है उससे। तो यह थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। इसमें अपने टूल किट को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ये टूल किट का मैंने बताया कि टूल किट में क्या क्या आते हैं, जैसे दोनों तरह की झंडी आती है, लाल और हरी। इसके साथ स्पेनर होता है, हैमर होता है, डेटोनेटर होता है, फिर एक टॉर्च भी होती है, सीटी भी दी होती है, हेलमेट होता है, हेलमेट के ऊपर लाइट ही होती है। तो आपको ये सारा सामान उठाकर, ये आप एक देख रहे हो इधर जो पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है ट्रैक मेंटेनर, इस तरह को अपनी बैग वगैरह किट में डालकर आपको ट्रैक को देखते हुए चलना है कि ट्रेन जो भी ट्रैक है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि दिक्कत होती है, माइनर दिक्कत होती है, तो इनके पास टूल किट होती है, उससे सही कर दिया जाता है। यदि कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है तो उसी समय अपने सीनियर या स्टेशन मास्टर को बोलकर बताना होगा कि यहाँ ये दिक्कत है। तो जिस तरह की दिक्कत है उस तरह से फिर सीनियर हैंडल करते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो उस ट्रैक पर ट्रेन को अलग कर दिया जाता है, यानी उस पर जो भी आने वाली ट्रेनें हैं उनको रोक दिया जाता है या फिर साइड से निकाला जाता है। इस तरह का कार्य रहता है, और ये 3 शिफ्ट में कार्य रहता है, और डेली जाना होता है। ये नहीं कि आज चले गए, कल नहीं जाना, परसों नहीं जाना, ये नहीं, डेली आपको रूटीन में चेक करना होता है ट्रैक को। यदि छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है उनको साथ साथ में सही करते चलना है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग वाला कार्य है पेट्रोलिंग वाला, क्योंकि हर मौसम में, जैसे जंगलों में ड्यूटी है तो जंगलों में भी जाना होगा, रेगिस्तान में है तो रेगिस्तान में, गर्मी में भी आपको जाना होगा, बरसात के टाइम घास वगैरह भी हो जाती है तो वहां पर थोड़ा चैलेंजिंग ऐसा रहता है कि सांप बिच्छू भी निकल सकते हैं, जंगलों में आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। इस तरह का कार्य रहता है, और मोस्टली एक पर्सन को ही भेजते हैं। अभी थोड़ा रेलवे ने थोड़ा अपग्रेड कर दिया कि 2 लोग को साथ में भेज देते हैं, जो भी थोड़ा सेंसिटिव जोन होता है वहां, ताकि थोड़ी दिक्कत ना आए जो भी पेट्रोलिंग करने एम्प्लॉय जा रहा है उसको। और तीसरा कार्य रहता है गेट कीपर का। तो गेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, और दूसरा होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का गेट होता है वो कंट्रोल करता है स्टेशन मास्टर, उसके और स्टेशन मास्टर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है वही उन्हीं को डिप्यूट करता है वहां। बाकी रह गए इंजीनियरिंग के गेट। इंजीनियरिंग के गेट जितने भी होंगे वहां ट्रैक मेंटेनर की पोस्टिंग होगी, और ट्रैफिक वालों पे पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगाई जाती है। तो जो भी गेट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, सभी पे आपको मेल और फीमेल दोनों को लगाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों शिफ्ट में आपकी ड्यूटी रहती है, इसमें 8 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। यदि छोटा हाल्ट है तो वहाँ 12 घंटे की शिफ्ट रहती है, वो वहाँ 2 शिफ्ट रहेगी 12 12 घंटे की। तो यहाँ हमने कंप्लीट जॉब प्रोफाइल जान लिया। इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि अब लड़के और लड़कियां काफी संख्या में आने लग गए हैं। तो पहले क्या होता था, लड़कियों को ऑफिस वर्क दिया दिया जाता था, मगर अब सभी को तो ऑफिस वर्क नहीं दिया जा सकता, तो गैंग के भी साथ जाना पड़ता है। जिस तरह का कार्य, हाँ, पेट्रोलिंग का कार्य शायद ही उनको दिया जाता है। पेट्रोलिंग क्योंकि नाइट में भी होती है, नाइट वर्क नहीं दिया जाता। डे में जो भी कार्य होते हैं वो सभी मेल और फीमेल को बराबर करने पड़ते हैं। तो जॉब प्रोफाइल जान लिया। और यहाँ आप ड्रेस देखोगे तो ड्रेस मोस्टली इनकी ऑरेंज कलर की होती है, बाकी ग्रे कलर की भी इनकी ड्रेस होती है। दोनों तरह की ड्रेस चलती है रेलवे में, और ड्रेस अलाउंस भी इनको दिया जाता है पर ईयर 6250 रुपये। अभी हम इनके प्रमोशन को जानते हैं कि प्रमोशन क्या रहता है ट्रैक मेंटेनर का। तो ट्रैक मेंटेनर 1800 ग्रेड पे से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कैरियर की। उसके बाद थोड़ा इनका प्रमोशन स्लो है, 4 से 5 साल लग जाते हैं ट्रैक मेंटेनर 3 बनने में, 1900 ग्रेड पे जाने में, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी होती है। आप किसी भी वैकेंसी में देख लियो, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो होती है ट्रैक मेंटेनर की। जो इस बार भी वैकेंसी आ रही है उसमें 13,000 के समथिंग ट्रैक मेंटेनर की वैकेंसी होती है, तो उनको थोड़ी प्रमोशन में दिक्कत आती है। फिर ट्रैक मेंटेनर 3 से 2 में जाने में भी इनको 7 से 8 साल लग जाते हैं, और 2400 ग्रेड पे मिल जाता है। और उसके बाद ट्रैक मेंटेनर 1 यानी 2800 ग्रेड पे पर जाने में इनको 8 से 10 साल लग जाते हैं। धीरे धीरे प्रमोशन इनका होता है। और यदि आप एग्जाम वगैरह नहीं देते हो तो ये इनका लास्ट प्रमोशन होता है, 2800 ग्रेड पे पर ये जाके रिटायर हो जाते हैं।
इसके बाद यदि आपको प्रमोशन लेना है तो दो रास्ते होते हैं, एक होता है जीडीसी एग्जाम, एक एलडीसी। रैंकर कोटा के लिए होता है एलडीसी एग्जाम। एलडीसी के लिए आपको 2800 पर मिनिमम 3 साल की सर्विस चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो भी डिप्लोमा है या आईटीआई वगैरह है, उसके बेस पर आप एग्जाम देकर जेई बन सकते हो। या फिर जीडीसी, जीडीसी आप किसी भी जैसे ट्रैक मेंटेनर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ज्वाइनिंग के बाद कभी भी दे सकते हो। इसके लिए आपको जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। जैसे जेई के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या पीसीएम होना चाहिए, तो वो आपके पास होने चाहिए। तो आप उसमें अप्लाई कर कर डायरेक्ट जेई बन सकते हो। तो दो रास्ते हैं, जेई बनने के बाद एसएससी 3 से 4 साल बाद एसएससी में प्रमोट कर दिए जाते हो 4600 ग्रेड पे पर। उसके बाद एमएससीपी मिलता रहता है 5400 ग्रेड पे तक आपको एमएससीपी मिलता रहेगा, यदि आपकी सर्विस लंबी है और आप जल्दी जेई तक पहुंच जाते हो। तो यहाँ हमने प्रमोशन देख लिया। अब सैलरी बताता हूँ, इसके बाद आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा मैं यहाँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सैलरी में क्या क्या मिलता है। तो 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में आते हैं तो बेसिक 18,000 रहेगा। और बेसिक साल में एक बार आपका इंक्रीज होता है 3%। चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, 3% यह तो इंक्रीज होना ही होना है। यह आपके आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा कि कितना कितना इंक्रीज होता है। फिर होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। यह फिलहाल जैसे 53% चल रहा है 1/7/2024 से। यह साल में दो बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। जो भी सरकार महंगाई भत्ता तय करती है, 3 से 4%, 2%, जो भी होता है वो इसमें ऐड होता रहता है। और जैसे अभी 50 से 53 हो गया। अब जो भी जनवरी में डिसाइड होगा वो जनवरी में, जैसे 53 से 4 बढ़ेगा तो 57 हो जाएगा, 5 बढ़ेगा तो 58 हो जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये साल में दो बार बढ़ता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस, यदि आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। यह 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे एक्स, वाई और जेड। एक्स सिटी जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी जहां पॉपुलेशन 5 से 50 के बीच में है, और जेड सिटी जहां 5 से नीचे है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या 5 लाख से कम है, वो जेड सिटी में आती है। यदि एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो 30% ऑफ बेसिक, हमेशा जो भी अलाउंसेज मिलते हैं आपको वो आपके बेसिक पर मिलते हैं। जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगी आपके अलाउंसेज भी बढ़ते जाएंगे। तो 30% ऑफ बेसिक आपको मिलेगा यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग है, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इनको, घर से ऑफिस या जो भी आपका हाल्ट है वहां तक जाने और वापस आने का जो डेली का रहता है, उसके लिए यदि एक्स सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 1350। और जो फिलहाल उस पर डीए चल रहा है, तो अभी जैसे 53% चल रहा है, तो 1350 का 53% इसमें और ऐड कर दिया जाता है, तो 2066 रुपए। और वाई और जेड सिटी में 900 प्लस इस पर डीए, तो 1377 रुपए निकल के आता है। यह एक रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। ग्रुप डी में एकमात्र पोस्ट है जहां रिस्क अलाउंस मिलता है, 3375 रुपए पर डे, पर मंथ आपको मिलता है। पर डे नहीं, पर मंथ, इसको कर लेना कि पर मंथ 3375 रुपए मिलता है। फिर यदि नाइट में ड्यूटी रहती है, पेट्रोलिंग वगैरह रहती है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। यदि आपकी गेट पे ड्यूटी है तो गेट कीपर अलाउंस भी मिलता है 1250 रुपए। फिर नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, छुट्टी के दिन आपकी ड्यूटी है, तो उस दिन भी आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा, जैसे 480 रुपए के समथिंग अभी रेट चल रहा है इसका। और फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, यदि आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर जाते हो रेल के कार्य से, जैसे आपका गेट कीपर में है और यदि 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो आपको 625 रुपए पर डे के हिसाब से ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। फिर इसमें से ये तो बन गई ग्रोस सैलरी हमारी, जो भी हमने देखी ग्रोस सैलरी। इसमें से एनपीएस डिटेक्शन होता है, एनपीएस आपकी सैलरी से काटा जाएगा 2754 रुपए। यह कैसे रहता है, जो भी आपकी बेसिक और डीए होगा उसका 10%, जैसे जैसे बेसिक और डीए बढ़ता है उसका 10% काटा जाएगा। फिलहाल 18,000 का हम एग्जाम्पल लेके चले हैं, तो 2754 रुपए आपकी सैलरी से कटेगा। इसमें गवर्नमेंट भी ऐड करती है 14% बेसिक और डीए का, 3856 रुपए। टोटल 6610 रुपए ये आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम मिलते हैं। बीच में भी निकलवाने के प्रावधान है, मगर वो हम किसी अलग वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ साल में एक बार इन्हें ड्रेस अलाउंस भी मिलता है 6250, जो भी इनकी ड्रेस रहती है उसके लिए ड्रेस अलाउंस दिया जाता है 6250 रुपए। पहले 5000 था, जैसे डीए 50% हुआ, यह भी 25% इंक्रीज हो गया, 6250 रुपए पर ईयर मिलता है जुलाई की सैलरी में। अभी हम एक्स, वाई और जेड सिटी की सैलरी भी जान लेते हैं। जैसे एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो ग्रोस सैलरी तो 38,381 रुपए बनेंगे।
और नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे यानी इन हैंड सैलरी बोलते हैं उसे 35,627 रुपये। यह मिनिमम सैलरी है। इसमें ना तो गेट कीपर अलाउंस ऐड है, ना ही नाइट ड्यूटी अलाउंस ऐड है, ना ही इसमें जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस ऐड है, ना ही ट्रेवलिंग अलाउंस ऐड है। यानी बेसिक सैलरी है, ये मिनिमम सैलरी इतनी बननी है यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो। वाई सिटी में 35,892 ग्रोस सैलरी और नेट पे 33,138। जेड सिटी में 33,546 ग्रोस सैलरी और नेट पे 31,338 रुपए। यानी एक ट्रैक मेंटेनर की मिनिमम से मिनिमम सैलरी किसी भी हाल्ट पे हो तो 31,338 रुपए सैलरी बननी ही बननी है। इस पर मान के चलो आप 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा बन ही जाते हैं, कभी ट्रेवलिंग अलाउंस के, कभी गेट पे ड्यूटी आ गई, कभी नाइट ड्यूटी अलाउंस आ गया, इस तरह से 2 से 3 हजार ऐड हो ही जाते हैं। लगभग आपके 35,000 स्टार्टिंग सैलरी रहती है अप्रोक्सीमेटली। तो जो मैं बता रहा था कि बेसिक आपका इंक्रीज होता है, तो बेसिक आप यहाँ देखोगे तो पहले बेसिक 18,000 रहता है, ये 18,000। दूसरे साल 3% इंक्रीज हो गया, 18,500 हो जाएगा। तीसरे साल 19,100 रुपये हो जाएगा, फिर 19,700 रुपये हो जाएगा। यह हर साल 3% इंक्रीज होगा और जो भी अलाउंसेज मिलेंगे आपको बेसिक पे मिलेंगे। तो बेसिक बढ़ेगा तो साथ साथ में अलाउंसेज भी बढ़ते रहेंगे। ये सैलरी स्लिप रहती है रेलवे में। जैसे ये नॉर्दर्न रेलवे की दिखा रहा हूँ, फिरोजपुर डिवीजन के नवंबर 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी दिखा रहा हूँ। ट्रैक मेंटेनर 4 और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2023 की ज्वाइनिंग है, 1998 का डेट ऑफ बर्थ है। और इनकी एक इंक्रीमेंट लग चुका है। जो मैं कह रहा था ना 3% इंक्रीज होता है, स्टार्टिंग 18,000 होती है, उसके बाद 3% बढ़कर 18,500 हो गई है इनकी। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1/2025 को यानी 1 जनवरी से इनकी 19,100 रुपये हो जाएगी, जो भी बेसिक है। और ये सभी अलाउंसेज जो मैंने बात की अलाउंसेज मिले हुए यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यदि आप सेलेक्ट होते हो तो 41,967 रुपये बेसिक मनी ग्रोस बना है इनका। फिर इसमें एनपीएस और एक इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपये कटते हैं। और बाकी नेट पे की बात करूं तो ये देखो यहाँ 39,106 रुपये यानी 39,000 के आसपास सैलरी बनी है। यह वाई सिटी की आपको सैलरी मैंने दिखाई है। अभी हम जान लेते हैं कि लीव और ट्रांसफर के क्या रूल रहते हैं। वैसे तो लीव जो गैंग में काम करते हैं उनको छुट्टी वगैरह आसानी से मिल जाती है, पर लीव होती कितने टाइप की है रेलवे में। मेडिकल लीव होती है, एक एलएपी लीव होती है और एक कैजुअल लीव होती है। 3 तरह की लीव होती है। इसके अलावा वैसे तो लीव अदर भी होती है, जैसे पैटर्निटी लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, स्पेशल कैजुअल लीव हो गया, वो अलग है। मेनली बेसिक लीव की बात करूं तो जैसे एलएपी हो गया, लीव ऑन एवरेज पे 30 पर ईयर, साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 कर कर क्रेडिट होती है। और यदि इन्हें आप अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाती है और आप मैक्सिमम 300 ऐड कर सकते हो। और यदि 300 छुट्टी आपके पास है तो रिटायरमेंट के समय आपको 300 छुट्टी का पैसा भी मिलता है, जो भी आपकी लास्ट बेसिक हो गई। फिर लीव ऑन हाफ एवरेज पे यानी इन्हें मेडिकल लीव भी बोलते हैं, 20 पर ईयर रहती है। यह भी 1 जुलाई और 1 जनवरी को 10-10 कर 2 बार क्रेडिट होती है। फिर कैजुअल लीव की बात करूं तो 8 या 10 पर ईयर रहती है। मैक्सिमम में इन्हें 10 ही दी जाती है कैजुअल लीव, जो भी ट्रैक मेंटेनर होता है उनको साल में। यदि ये आप अवेल नहीं करते हो तो आगे लैप्स हो जाती है। फिर नेशनल हॉलीडे की बात करूं तो यह कहीं कहीं आपको 15 भी देखने को मिलेंगे, कहीं 17 भी देखने को मिलेंगे, कहीं 16 भी देखने को मिलेंगे। यह जहां भी आपकी पोस्टिंग होती है उसके लोकल एरिया पे डिपेंड होता है। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये तो कॉमन हो गया। इसके अलावा जैसे लोकल जहां पंजाब में ड्यूटी है तो आपको गुरु नानक जयंती की भी छुट्टी देखने को मिलेगी। यदि आपके महाराष्ट्र में है तो गणेश चतुर्थी को छुट्टी देखने को मिलेगी। इस तरह से लोकल एरिया पे भी डिपेंड होता है। फिर ट्रांसफर की बात करूं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो स्टेशन अलॉट कर दिया उसके बाद बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है कि आपका चेंज हो। बाकी ऑन रिक्वेस्ट आप जब डिवीजन के अंदर किसी अदर स्टेशन के लिए कभी भी लगा सकते हो ज्वाइनिंग के बाद। यदि आपको अदर जोन में जाना है तो 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए ऑन रिक्वेस्ट लगाने के लिए। फिर म्यूचुअल ट्रांसफर, जब दो कर्मचारी आपस में अपना ट्रांसफर करवाना चाहे, स्थानांतरण एक से दूसरे की जगह, तो यह सबसे फास्ट होता है, यदि 3 से 4 महीने में हो जाता है। फिर स्पाउस पे, स्पाउस में क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय की वाइफ या हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या पीयू में वर्किंग में है तो उसके बेस पर उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकंड, जैसे म्यूचुअल के बाद बात करूं तो सबसे फास्ट स्पाउस का ही होता है। तो अब हम जानेंगे फैसिलिटी क्या क्या मिलती है एक ट्रैक मेंटेनर 4 को। तो फैसिलिटी में सबसे पहले रहता है रेलवे क्वार्टर टाइप 1 का। अच्छा क्वार्टर होता है, आपके जहां पोस्टिंग होती है उसके नज़दीक ही आपको मिलने वाला है। फिर रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा रहती है, जो भी आप पे डिपेंडेंट है सभी को
रेलवे में फ्री इलाज दिया जाता है। इससे इम्पल्ट जो भी हॉस्पिटल है उनमें भी आप करवा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं उनमें भी आप इलाज फ्री करवा सकते हो। फिर रेलवे ग्राउंड की सुविधा आपको दी जाती है, जो आप खेल सकते हो, सुबह शाम टहल सकते हो। तो जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ नज़दीक में ही रेलवे ग्राउंड रहता है। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, यह 33,750 रुपये पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलता है, और नर्सरी से लेकर 12th तक दिया जाता है पर ईयर। और फिर पास की सुविधा रहती है। पास आपको थर्ड एसी का पास दिया जाता है रेलवे में ट्रेवल करने के लिए 5 साल तक। एक सेट में ना 2 पास होते हैं, जैसे आप उसे अप यूज कर सकते हो, डाउन डाउन यूज कर सकते हो, अप डाउन यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे भी यूज करो। 5 साल के बाद 3 सेट मिलेंगे, यानी टोटल 6 पास मिलेंगे आपको। पीटीओ की बात करूं तो पीटीओ आपको पूरी सर्विस के दौरान 4 सेट पर ईयर मिलने वाले, यानी एक साल में 4 सेट मिलेंगे, यानी टोटल 8 पीटीओ। अब पीटीओ होता क्या है? पीटीओ में आपका किराया लगता है 1/3। जैसे नॉर्मल यात्री का 300 रुपये किराया लग रहा है स्लीपर में बुक करवाने का, तो आप यदि पीटीओ लेकर उससे पीटीओ पास की सुविधा से बुक करवाओगे तो आपका 1/3 इसमें किराया लगेगा, यानी 100 रुपये किराया लगेगा। यह भी एक सुविधा है रेलवे की तरफ से। फिर आपके बच्चे किसी अदर स्कूल या कॉलेज में हेडक्वार्टर से दूर पढ़ते हैं तो उनको आने जाने के लिए स्कूल कॉलेज पास भी दिए जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों या रेल कर्मचारियों को दिवाली पर 78 दिन की सैलरी का बोनस दिया गया। वह एक्चुअली में 78 दिन की सैलरी नहीं होती, वो 17,951 रुपये एक फिक्स अमाउंट होती है, जो आपके लगभग दशहरा या नवमी तक आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अभी हमने फैसिलिटी देख ली। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज यानी कौन ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले देखोगे आप हार्डवर्क तो रहता रहता है, मजदूर वाला इसमें कार्य रहेगा, कपड़े भी गंदे होंगे, और किसी भी वेदर हो, किस तरह का भी, आपको सर्दी गर्मी सब तरह के वेदर में आपको कार्य करना पड़ेगा। और इसमें डेथ रेशियो की बात करूं तो हाई डेथ रेशियो है इस पोस्ट में रेलवे में, क्योंकि जब रात को पेट्रोलिंग वगैरह करने जाते हैं तो इस तरह से जब थोड़ा उनमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, या फिर जंगल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ वैसे किसी जंगली जानवर की चपेट में आना, इस तरह का रहता है। रिस्क जॉब है, इसलिए रिस्क अलाउंस भी इन्हें दिया जाता है। रेलवे में एकमात्र जॉब है जो रिस्क जॉब है। फिर इनकी ड्यूटी लॉन्ग होती है, जैसे 8 घंटे की भी रह सकती है, 12 घंटे की भी रह सकती है, यह डिपेंड करता है कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। जो फर्दर स्टडी के लिए इनको लेस टाइम मिलता है, क्योंकि हार्ड वर्क रहने के बाद शरीर में थकावट आ जाती है, और बाद में थोड़ा सा फर्दर स्टडी के लिए थोड़ा सा थकान के बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये नहीं कि पढ़ने वाले पढ़ते हैं और इसके बाद अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी जाते हैं, मेरे साथी भी गए हैं, यूपीएससी तक निकले हैं ट्रैक मेंटेनर से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। बाकी एवरेज की बात करूं तो थोड़ा कम टाइम इसमें मिलता है। एडवांटेज का तो बस यही है कि आप फिजिकली फिट रहोगे, डेली 8 से 10 किलोमीटर आपकी वॉक होती है पेट्रोलिंग वगैरह में, आपको घर के पास जॉब मिल सकती है, और इजिली आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाता है। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है तो ट्रांसफ़र की कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, सभी जगह अवेलेबल रहते हैं और इजीली मिल जाता है। अभी गर्ल्स के लिए बात करूँ तो गर्ल्स के लिए तो मैंने पहले भी बता दिया कि पहले गर्ल्स बहुत कम आती थी तो उन्हें ऑफिस वर्क दे दिया जाता था, मगर अब तो लगभग वही है कि गर्ल्स भी आने लगी है ज़्यादा, तो सभी को ऑफिस वर्क भी नहीं दिया जाता, एज ए पीओन खलासी रख लिए जाते थे, मगर अब नहीं होता है, तो उन्हें ट्रैक पे भी कार्य करना पड़ता है, गैंग के साथ भी, पेट्रोलिंग में भी, सब तरह के कार्य, गेट पे भी कार्य करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पीछे फोटो में भी दिखाया कि सभी जगह कार्य रहता है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग वर्क रहता है। बस इसमें थोड़ा एक है कि घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है, बाकी हार्ड वर्क रहेगा, शिफ्ट वर्क रहेगा, फिजिकली हार्ड वर्क रहता है। तो इसलिए जो भी फीमेल है, मैं तो नहीं कहूंगा कि इसको पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखे, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको पूरा जॉब प्रोफाइल इस वीडियो में बता दिया है। इसके साथ साथ मैंने सभी जो भी ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल है सभी को अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, तो आप मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है रेलवे ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से, तो आप उस पर जाकर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो, जैसे असिस्टेंट लोको सेड, पॉइंट्समैन हो गया, ब्रिज हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, सभी की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपलोड कर रखी है। एक दो रहती है वो मैं अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।